Hello students, very welcome to Aadhaar coaching classes. Myself Rahul Gurung, MSc Chemistry. प्रेजेंट सिनेरियो आप सभी को पता है कि बाहर लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो इसी चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स यहाँ पर बनाएंगे जो कि होंगे आपके रिवीजन लेक्चर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। इन लेक्चर्स का जो मेन मोटो है वो ये है कि आपने साल भर में जितना कुछ भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ी है उसको अब आप यूटिलाइज करना सीखें। अब आप सीखेंगे कि उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर किस तरह से यूज करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर छोटे छोटे लेक्चर रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं रखेंगे, बट हाँ ये लेक्चर आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली मिलते जाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने रिविजन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो यार केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ा मैटर को। मैटर की अगर बात की जाए तो मैटर क्या होता है? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। ये क्या होता है? हमारे पास में मैटर होता है। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सी या बहुत छोटी सी जानकारी कि क्या मैटर और सब्सटेंस एक होते हैं? सोचिए, चलिए बताता हूं मैं। सब्सटेंस की जब भी बात की जाती है तो ये ध्यान रखना कि सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक कंपोजिशन और स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, दैट आर नोन एज सब्सटेंसेस। याद रह जाएगा ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैटर के बारे में तो सबने पता कर लिया कि मैटर वो होता है जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है। मैटर हमारे पास में अब दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हुआ। पहला पार्ट हुआ मेरे पास में मिक्सचर और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास में? प्योर सब्सटेंस। ठीक, मिक्सचर मतलब क्या कि भाई चीजें यहां पर आपस में मिक्स हैं बट कंपोजिशन मुझे नहीं मालूम है। और मिक्सचर भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है किस किस में? मिक्सचर के दो टाइप बनाए गए, एक हुआ होमोजीनियस मिक्सचर और एक हुआ मेरे पास में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या कि जब मिक्स वेल वाली कंडीशन आ जाए, जैसे क्या हो जाएगा सॉल्ट वाटर या फिर बोला जाए शुगर वाटर, जिसमें क्या हुआ है कि आपके पास प्रेजेंट पार्टिकल्स जो हैं आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए, तो वो क्या कहलाया? होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मीन क्या हो गया कि हेट्रोजीनियस मतलब ऐसा है कि चावल में अगर मैंने कंकड़ पत्थर मिला दिए तो ये आपस में मिक्स तो नहीं हुए, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक, अब बात करता हूं मैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस के मेरे पास में दो वेरिएंट्स है। सबसे पहला है आपके पास में एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट की अगर बात की जाए तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स या सिंगल टाइप ऑफ एटम या सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से जो भी आपके पास में चीज बनी है तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ठीक, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारा क्या है? एलिमेंट, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है। कंपाउंड के बारे में क्या बोला जाता है कि जब सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है विद इन अ फिक्स रेशो, तो वहां से क्या बनता है मेरे पास में? कंपाउंड बनता है। तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मैटर और उसके रिगार्डिंग। अब आता हूं मैं एक बड़ी इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब देखो यार, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स को, वो होती है क्वेश्चन जब भी सॉल्व किया जाता है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम पर अधिकतर लोगों ने ये देखा है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व कर रहे हो, सारे फॉर्मूले सही लगाए, सब कुछ सही करा, बट प्रॉब्लम ये आई कि जो आपका आंसर है वो बुक के आंसर के साथ में टैली नहीं हो रहा है। या तो वो 10 की पावर में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स वहां पर डिफरेंट आ गए डेसिमल वाले, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है।
तो इसी को आपको यहां पर इससे समझना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ध्यान रखिए, आपको सारे के सारे जो आंसर हैं वो लेकर आने हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, किस में लाने हैं? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या कि सपोज मेरे पास में लिखा गया है, कोई आंसर आया 2348 या फिर 23.450, ये ऐसा कुछ आया, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलता है कि इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से कन्वर्ट करोगे। यहां पर पॉइंट आपका ध्यान रखना है कि एक डिजिट के बाद में क्या हो जाए, पॉइंट आ जाए। अगर मैं इसको 3 डिजिट आगे लेकर जाता हूं, सपोज 1 2 3, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2.348 इंटू 10⁻3। इसमें भी अब क्या करना है मुझे? 2.3450 इंटू 10⁻1। या अगर कुछ ऐसा रहा 0.0034, तो इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? कितने डिजिट पीछे जाएंगे? 3 डिजिट। तो हमें पता है जब भी डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव, और जब भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो यहां पर से मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 3.4। कितने डिजिट पीछे गए हैं? 1 2 3, तो आएगा 10⁻³ तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये ध्यान रखें कि हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, जिससे आपके आंसर जो रहेंगे वो बुक के साथ में मैच करेंगे, टैली करेंगे। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास में? साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाएगी। ये मैक्सिमम टाइम हम स्किप कर जाते हैं, हम सोचते हैं यार इसका क्या, क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो किसी भी नॉर्मल न्यूमेरिकल के अंदर इसकी तो कोई वैल्यू रहती ही नहीं है। ठीक, ये हमारे पास में टॉपिक है। तो इसी से रिलेटेड हम अगला टॉपिक लेंगे यहां के लिए, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर लाने के लिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ सभी ने रखा हुआ है, एक क्विक रिवीजन अपन यहां पर देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेसिमल का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नॉन जीरो और जीरो वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, बट डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट जीरो वाली वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। सपोज अगर यहां लिखा होता 0.303, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितने निकल कर आते? 3 निकल कर आते। यहां पर इस वैल्यू को देखा जाए तो डेसिमल के राइट हैंड साइड पर टोटल कितनी वैल्यूज है मेरे पास में? 4 वैल्यूज हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया इसका? 4। सिमिलरली इसको भी देखा जाए तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 4। अब देखो मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट जीरो वाली वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, और यहां पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, 6 है जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 1 और ये 2। इस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर की? 3। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट 200। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा यहां पे? यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बोला था कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट जो जीरो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट जीरो को नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसीलिए यहां 200 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 1 आ गई। और उसका रीजन ये है कि फर्दर इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं रिगार्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू देगा, 2 इंटू 10⁻²। तो इस वजह से यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि भाई 200 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना निकल कर आ रहा है? 1। ये ध्यान रखना भाई, बहुत बार ये स्किप हो जाती है चीजें। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अब यार ये दोबारा तुम्हें याद दिला रहा हूं
कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी एक रिवीजन क्लासेस है, और जिसमें मेरा ये मोटो है कि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें उस स्टेज तक लेकर जाऊं जहां पर एक्चुअल क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जहां आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट को। अब यार मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल केमिस्ट्री की एक बेसिक यूनिट की, तो वो बेसिक यूनिट बनती है आपके पास में एटम से, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये एटम से मॉलिक्यूल की हमने बात करी है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रेजेंट टॉपिक पे हमारे पास में एटम से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। वैसे बहुत सारी बातें हैं बट वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले मैं बात करता हूं एटम की। तो एटम में जो मुझे 3 चीजें पढ़नी है उसमें से पहला पॉइंट है मेरे पास में एटॉमिक मास, दूसरा पॉइंट है मेरे पास में एवरेज एटॉमिक मास, और तीसरा पॉइंट जो है मेरे पास में वो क्या रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास। ये वाली कंडीशन रहेगी। अब देखो भाई एटॉमिक मास से क्या मतलब रहा यार। आज से कई सालों पहले बात करते हैं जब लोगों को ये तो पता था कि एटम होता है, बट उसको कैलकुलेट कैसे करें, उसके मास को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में कोई तरीका नहीं था। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा कि हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करा, बोले भाई सबसे छोटा एटम क्या हुआ, हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोजन को रखा इस तरफ, एक तराजू के 2 पल्ले होते हैं ना, तो उसमें रखा इस तरफ। दूसरी तरफ रखा सपोज मैंने कोई दूसरा एटम कार्बन। अब मैं दोनों को क्या करता हूं, कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, शुरुआत में कंपैरेटिव वर्ड बना था, तो कंपेयर करना कैसे हुआ भाई, कि कंपेयर करना कुछ इस तरह से हुआ कि मैं इस तराजू में जब कार्बन रखा और यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को डालते गए। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास माना 1 और कार्बन का कितना होता है 12। तो जब इन दोनों को बराबर करके देखा गया तो मुझे पता चला कि इस तरफ जब 12 हाइड्रोजन को रखा गया तब जाके वो बैलेंस हुआ कार्बन का 1 एटम, जिससे क्या हुआ, कार्बन का मास फाइंड आउट करा। तो कुछ इस तरह से क्या हुआ था, सबसे पहले शुरुआत हुई थी एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली प्रोसेस आई जिसमें फाइनली 1961 में इस बात को कंफर्म कर दिया गया कि अब से जब भी मास को कैलकुलेट किया जाएगा वो C12 कार्बन से कैलकुलेट किया जाएगा। कार्बन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से एक आइसोटोप क्या होता है, C12। तो C12 आइसोटोप से इस कार्बन को कैलकुलेट करा गया, जिसमें यह बोला गया कि एटम के मास की जो यूनिट आई वो यूनिट क्या कहलाई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एक्चुअल में C12 एटम का 1/12 पार्ट था। और यहीं पर अगर देखा जाए भाई तो 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के। तो ये सबसे पहले क्या आया, एटॉमिक मास, और उसके रिगार्डिंग क्या आई, एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना भाई, ये आगे काम आएगा। 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। क्लियर हो गया। अब आया अगला एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज का मतलब क्या, जैसे मैंने भी बोला कि डिफरेंट आइसोटोप्स पाए गए थे, तो भाई आइसोटोप्स में सपोज अपन बात करते हैं यहाँ क्लोरीन के, तो क्लोरीन 2 वेरिएंट में मुझे मिला, एक का मास था 35, एक का मास था 37। दोनों के परसेंटेज का कंपोजिशन भी अलग अलग था, दोनों के भैया दोनों का जो कंपोजिशन था वो अलग अलग परसेंट में पाया गया। जैसे अगर आप बात करते हो कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, जब ये दोनों पाए गए तो ये पाए गए 3:1 के रेशो में। तो अब इसका एवरेज कैसे निकाला कि 35 वाला कंटेन करता है 3 पार्ट, जबकि 37 वाला कंटेन करता है 1 पार्ट, और इनका जो एवरेज निकला है वो निकला कितना, 35.5 AMU। तो ये क्या कहलाया मेरे पास में, एवरेज एटॉमिक मास कहलाया, कि उनके प्रेजेंस के परसेंटेज के रिगार्डिंग जब आप एक फाइनल आंसर निकालते हो
तो वो क्या कहलाता है, एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर हो गई ये बात। पहला क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, जो 1 AMU बराबर इतना, और एवरेज एटॉमिक मास बराबर कितना हुआ, इतना हुआ। अब आता है ग्राम एटॉमिक मास। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं एटम के मास को ग्राम में कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है अपने को, हमारी कोशिश ये है कि हम सिंपल से सिंपल इसे रखें। तो भाई सिंपल सा एग्जांपल, सपोज क्या होता है यार, ये सोडियम का जो मास है वो कितना है, 23 AMU। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 23 ग्राम्स। ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास में। क्लियर हो गई ये बात। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू है। ठीक, अब देखो अगला इसी से रिगार्डिंग हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास में भी दो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एक तो होगा जैसे एटॉमिक मास लिखा है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो वही बात है भाई कि एटम का मास जो आपने AMU में कैलकुलेट करके रखा हुआ था, तो उसी AMU वाले मास को आप ऐड कर दोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। चलिए उसको भी हम यहां पे देख लेते हैं। अब करना कुछ नहीं है, एटम के जगह अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूल बना दूं, ठीक है, तो मेरा जो एटॉमिक मास है वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। अब जैसे आपने पता ही है, जैसे मुझे बनाना है H2O की बात करना है, तो हाइड्रोजन का मास 1 और ऐसे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 18 हो जाएगा। और 18 में क्या हुआ, ये AMU। और उसी तरह से अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं कि भाई सेकंड वाला जो हो जाएगा मेरे पास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा कि जो भी आपके पास में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू ग्राम में। सपोज मेरे पास प्रेजेंट है NaCl, तो सोडियम का मास कितना 23 AMU प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 AMU। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 58.5 AMU। पर उस AMU को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये बन जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा था ये। अब इसके बाद आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। भाई अब आता है यहां पर से हमारे पिक्चर का मेन हीरो, जो कि होगा मोल, नंबर ऑफ मोल्स। इसके ऊपर आपको पढ़ना रहेगा। यही वो चीज है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार आती जाएगी। भैया कैलकुलेशन जो होंगे वो मोल्स के ऊपर ही होंगे। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो भाई ये ध्यान रखो कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में कलेक्टिव वैल्यू होती है नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये आप सभी को पता है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चाहे वो पार्टिकल्स हों, एटम्स हों या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ भी आपके पास में हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है मेरे पास में, मोल कहलाता है। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या हुआ, 1 मोल की वैल्यू हुई। अब उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं मोलर मास की, ठीक, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सोडियम का जो मास निकला था एटम का वो कितना निकला था 23 ग्राम, यही निकला था। और यार मैंने तो सुना है कि यार अगर मैं एक सिंपल से कोई छोटा सा भी पार्टिकल अगर हाथ में लेता हूं तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ इनफाइनाइट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि भाई अगर मैं सपोज इसमें सांस लेने की बात करता हूं कि मैं सांस लेते टाइम पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा हूं और मैंने बोला एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो सपोज मैंने सांस खींची तो मेरा तो यार वेट उसी टाइम पर ऐसा होना चाहिए कि एकदम से जितनी बार मैं सांस लेता हूं तो उतनी बार मेरा 5-5, 10-10 किलो वजन बढ़ते चले जाना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक, तो क्यों, जरा देखते हैं। जब भी मैं बात करता हूं मोलर मास की तो हमने बोला था कि भाई ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास निकला था वो कितना था 16 ग्राम। बट ये जो 16 ग्राम मास है वो किसका है,
1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को कलेक्ट किया जाएगा तो इन सभी का कंबाइंड मास क्या कहलाएगा, 16 ग्राम कहलाएगा। तो यही क्या कहलाता है मेरे पास में मोलर मास। और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आपके पास में रहता है मोलर वॉल्यूम, जो कि आपको यह बताता है कि अगर मैं टेम्परेचर को रखता हूं 273 केल्विन, प्रेशर को रखता हूं मैं 1 atm, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल जो रहेगा वो एरिया कवर करेगा या वॉल्यूम कवर करेगा 22.4 लीटर। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास में, मोलर वॉल्यूम। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मोल की वैल्यू पहले से आपको मालूम है इतनी होती है, देन उसके बाद में ये होता है मोलर मास का कॉन्सेप्ट। अब चाहे इसमें ऑक्सीजन ले लो या सोडियम का जो मैंने 23 ग्राम बताया था, तो सोडियम के 23 ग्राम का मतलब होता है कि वहां पे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या एटम ऑफ सोडियम को जब मिक्स करके एक जगह पर रखा गया तो उन सबका कंबाइन वेट कितना निकला, 23 ग्राम्स निकला है। देन उसके बाद में मोलर वॉल्यूम, जब कंडीशन 273 केल्विन और प्रेशर टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm रहेगा, तो जो आपके पास में चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, तो कितना एरिया कवर करते, कितना वॉल्यूम कवर करते हैं, 22.4 लीटर का। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्योंकि मेरा मेन एम तो वही है ना कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे नीट अपना क्लियर करना है। तो अब उसी चीज के ऊपर हम चलते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ पर बात आती है कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है कि भाई जो भी कोई सब्सटेंस दिया गया है तो उसका गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, मोलर मास। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रख लिया तो ये मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब देखो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास में 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, ये बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, और ये बताना है कि नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। क्लियर हो गई बात? ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब यार यहाँ पे आपके पास में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भाई क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है तो उससे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं गिवन क्या, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास में देके रखा गया है। तो मैं जब भी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करूंगा तो गिवन मास कितना, 11 अपॉन में मोलर मास। अब देखो मॉलिक्यूल CO2 है तो मोलर मास भी इसका रहेगा। कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 32 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 32 + 12 तो कितना हो गया, 44। और ये किसकी बात चल रही है अभी, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स की। 11/44 कितना आंसर आया, 1/4। और सॉल्व करा तो 0.25। अब ये 0.25 क्या आया है, नंबर ऑफ मोल्स आए हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम भी हो, मॉलिक्यूल्स भी हो, आयंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपके पास में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होगा। चलो भाई लिख देते हैं कि मेरे पास में सबसे पहले CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो कैलकुलेट आप भाई बाद में कर लेना, मल्टीप्लाई आप लोग करना, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो
इस CO2 के मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है? एक ही है। कार्बन कितना है? एक ही है। तो उतनी ही वैल्यू किसकी हो जाएगी यहां पर? कार्बन के एटम की हो जाएगी। तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स कितने हो गए? 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। ऑक्सीजन की बात की जाए तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, तो रिजल्ट को भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो रिजल्ट को अगर मैं डबल करता हूं तो मेरे पास में आंसर कितना आना चाहिए? मेरे पास में आंसर आना चाहिए 2 इंटू 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो बस हो गया सॉल्व। क्लियर हो गया किस तरह से सॉल्व किया गया है? यही फॉर्मूला आपको देखना है और इसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया हुआ है और उसी वेरिएंट के क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये CBSE AIPMT 2010 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज। ठीक, नंबर ऑफ आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू देके रखी कि 1 मोल बराबर इतने 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 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई देखो ऑप्शन देके रखा है 6.026 10⁻22, 1.806 10⁻23, 3.600 इंटू 10⁻23 और 1.800 इंटू 10⁻22। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। बहुत ईजी है यार। अब देखो सबसे पहले भाई मैं तो बोलता हूँ गिवन डाटा के ऊपर जाओ। गिवन डाटा क्या है कि मेरे पास में जो ट्राई एटॉमिक गैस है उसका जो मॉलिक्यूल है वो है अमाउंट में 0.1 मोल। अब मुझे पता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। और अगर मैं बात करता हूं कि ये मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक गैस से बना है, तो ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या? ऐसी गैस का मॉलिक्यूल जिसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट हैं। तो मॉलिक्यूल अगर एटम में टूटेगा तो मेरे पास में क्या होंगे? 3 गुना वहां पर नंबर बढ़ेंगे। तो जब भी यहां पर मैं एटम की बात करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 0.1 इंटू 6.022 10⁻23। अब इसको सॉल्व करते हैं। बाकी तो कैलकुलेशन आसान है, 3 इंटू 6 80 इजीली हो जाएगा। बस ये पॉइंट का एक मैटर है। तो भाई जैसे ही एक डिजिट पॉइंट पीछे जाता है तो वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में? पहले तो लिख देते हैं भाई इसको, कितना हो गया? 22। लगभग आंसर आ गया है। देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। 22 वाली से 2 ही वैल्यू है और जिसमें मुझे यहां दिखाई दे रहा है 3 इंटू 6 18 आपके पास में वैल्यू लेकर आएगा। तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा? ये हो गया सॉल्व। तो आंसर कौन सा हो गया आपके पास में? डी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सिंपल होते हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे गए हैं। ठीक, इस चैप्टर में से आपके पास बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर, जैसे मोल कॉन्सेप्ट जैसे बोला मैंने, कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा ये यहाँ पर प्रयास होना चाहिए कि हम इसमें कैलकुलेशन और इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अभी आज का जो लेक्चर है यहाँ पर हम अभी ख़त्म करेंगे सिर्फ इतने ही पॉइंट पर, बहुत ज़्यादा हम एक बार में नहीं पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूंगा, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएँ। वो उसमें सिर्फ इसी टॉपिक के ही क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा। उसके बाद में इससे हम कल जो लेक्चर बताएंगे उसमें सेकंड स्टेप में जाएंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे इसी से जुड़े हुए मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। कभी भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व किए जाते हैं, स्पेशली केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड, जहाँ पर आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है कि सपोज इतना रिएक्टेंट दे के रखा गया है तो कितना प्रोडक्ट वहाँ पे फाइंड आउट होगा, या प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट दे के रखा हुआ है तो दूसरे रिएक्टेंट कितने ग्राम वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो इसलिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है और स्टोइकियोमेट्री भी इसी के साथ चालू होगा।
आप जितनी अच्छे से लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ेंगे उतनी ही अच्छे से आपको वहाँ स्टोइक्योमेट्री आएगी। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बुक्स उठा के देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, इन टॉपिक्स में ये स्टोइक्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और वो तब होती है जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।